रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे ज्ञान के हिस्सों में बदलते हैं। आज हम मैल्कम ग्लैडवेल की एक बहुत ही मशहूर किताब आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी किताब है जो वाकई सफलता को देखने का नजरिया बदल सकती है। मैल्कम ग्लैडवेल, जिन्होंने हमें द टिपिंग पॉइंट और ब्लिंक जैसी सोचने पर मजबूर करने वाली किताबें दी हैं, आउटलायर्स में वो एक बहुत बुनियादी सवाल उठाते हैं। क्या सफलता वाकई में सिर्फ किसी की अपनी काबिलियत, उसकी मेहनत और लगन का नतीजा है, या कहानी कुछ और है, कुछ ज्यादा पेचीदा? हाँ, मतलब कि क्या ये सिर्फ एक इंसान की बात है या और भी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं? बिल्कुल। ग्लैडवेल उन्हीं अनदेखे धागों की तरफ इशारा करते हैं। हमारे परिवार, हम कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, हमारी सांस्कृतिक जड़ें, ये सब चीजें कैसे तय करते हैं कि कौन आगे बढ़ता है और कौन शायद पीछे रह जाता है। सोचिए जरा, बीटल्स और बिल गेट्स जैसे एकदम अलग फील्ड्स के दिग्गजों में क्या समानता हो सकती है? या एशियाई छात्र गणित में इतने अच्छे क्यों होते हैं? अच्छा, ये भी है किताब में? हाँ, और एथलीट्स को मिलने वाले छिपे हुए फायदे क्या हैं? और एक ऐसा इंसान जिसका आईक्यू दुनिया में सबसे ज्यादा था, उसकी कहानी क्यों किसी को पता नहीं? ये कुछ पहेलियां हैं जिन्हें ग्लैडवेल सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये तो सुनने में ही बड़ा दिलचस्प लग रहा है। तो आज हम सिर्फ सबसे ऊंचे पेड़ को नहीं, बल्कि उस पूरे जंगल को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उस पेड़ को पनपने दिया। ये किताब सफलता के बने बनाए विचारों को चुनौती देती है। हाँ, और ये उन सभी के लिए बहुत काम की चीज है जो सफलता के पीछे की असली कहानी जानना चाहते हैं। खास तौर पे उनके लिए जो इस आइडिया पर सवाल उठाते हैं कि कोई भी इंसान बस अपने दम पर सेल्फ मेड बन जाता है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि कैसे समाज में कुछ छिपे हुए फायदे, कुछ मौके, कुछ लोगों को आगे बढ़ा देते हैं। सही। जबकि दूसरों को शायद वो दरवाजे ही खुले ही नहीं मिलते। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ मेरिट का खेल है, या इसमें माहौल, मौका, विरासत, इन सब का भी रोल है? और देखिए, चाहे कोई पेरेंट हो, टीचर हो, मैनेजर हो, या कोई भी जो टैलेंट को पहचानने और उसे नर्चर करने में इंटरेस्टेड है, उनके लिए इसमें बहुत कुछ है। ये सिखाती है कि क्षमता सिर्फ इंसान के अंदर नहीं होती, उसके आसपास की दुनिया भी उसे बनाती है। सही कहा। और हाँ, जो लोग समाज और संस्कृति का हमारी कामयाबी पर असर समझने में रुचि रखते हैं, उनके लिए तो ये एक, समझ लीजिए, खजाना है। ये आपको वो आहा मोमेंट्स देती है जहां आप चीजों को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस किताब से मिलने वाली कुछ सबसे अहम सीखों पर बात करते हैं। पहला बड़ा आइडिया है संचयी लाभ या एक्यूमुलेटिव एडवांटेज, जिसे ग्लैडवेल मैथ्यू प्रभाव भी कहते हैं। हाँ, ये बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। मतलब इसका बेसिक आइडिया ये है कि शुरुआत में मिलने वाले छोटे छोटे फायदे जो शायद उस वक्त मामूली लगे, वो समय के साथ जुड़ते जाते हैं और आगे चलकर बड़े मौकों और बड़ी सफलताओं में बदल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है। हाँ। वैसे ही शुरुआती कामयाबी और कामयाबी लाती है। ग्लैडवेल इसका एक जबरदस्त उदाहरण कनाडा की जूनियर हॉकी लीग से देते हैं। वहां क्या होता है कि लीग में बच्चों की उम्र के लिए कट ऑफ डेट 1 जनवरी है। अच्छा। अब सोचिए, एक बच्चा जो 1 जनवरी को पैदा हुआ है और दूसरा उसी साल 31 दिसंबर को। लीग के हिसाब से तो वो एक ही एज ग्रुप में है जब वो 9-10 साल के होते हैं। हाँ, टेक्निकली। पर असल में उनके फिजिकल डेवलपमेंट में लगभग पूरे 1 साल का फर्क है। ओह हाँ, ये तो है। तो जब कोच उस उम्र के बच्चों में से बेस्ट खिलाड़ी चुनते हैं, तो नेचुरली वो उन बच्चों को चुनते हैं जो साल की शुरुआत में पैदा हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च वाले, क्योंकि वो थोड़े बड़े दिखते हैं, मजबूत लगते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर लगता है। उन्हें लगता है कि ये ज्यादा टैलेंटेड है। बिल्कुल, जबकि वो सिर्फ थोड़े बड़े हैं उम्र में। और यहीं से वो संचयी लाभ का चक्कर शुरू होता है। कैसे? इन चुने हुए बच्चों को मिलती है बेहतर कोचिंग, ज्यादा प्रैक्टिस का टाइम, अच्छे टूर्नामेंट्स में खेलने का मौका, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो साल दर साल ये छोटा सा फायदा बढ़ता जाता है। जो एक्स्ट्रा मौके उन्हें मिले, उनसे वो सच में बेहतर खिलाड़ी बन जाते हैं, और जो बच्चे सिर्फ कुछ महीने छोटे होने की वजह से पीछे रह गए थे, वो और पीछे होते जाते हैं। अरे बाप रे। यही है मैथ्यू प्रभाव, जिसका जिक्र बाइबल में भी आता है। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, पर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। सफलता की कहानी अक्सर यही होती है, एक शुरुआती बढ़त, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, वो मौकों का एक सिलसिला शुरू कर देती है। ये सोचना ही अजीब है कि कौन स्टार बनेगा, ये बात इस बात पर निर्भर कर सकता है कि वो किस महीने पैदा हुआ,
ये तो सिर्फ खेल की बात नहीं हुई फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शिक्षा में, बिजनेस में, हर जगह हो सकता है। सिस्टम ही इस तरह से असमानता पैदा कर सकता है, बिना किसी की बुरी नीयत के भी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम योग्यता या मेरिट को कैसे देखते हैं, कैसे मापते हैं। सही कहा। चलिए अब दूसरे बड़े सबक पर आते हैं, जो शायद इस किताब का सबसे फेमस हिस्सा है, 10,000 घंटे का नियम। ये तो खूब सुना है। हाँ, ये नियम कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फील्ड में वर्ल्ड क्लास मास्टरी हासिल करने के लिए लगभग 10,000 घंटे की सचेत प्रैक्टिस यानी डेलिब्रेट प्रैक्टिस चाहिए। ये सिर्फ घंटे गिनना नहीं है, बल्कि एक खास तरह की फोकस्ड प्रैक्टिस। ग्लैडवेल यहाँ मनोवैज्ञानिक के एंडर्स एरिक्सन के काम का जिक्र करते हैं, जिन्होंने बर्लिन की एक म्यूजिक एकेडमी के वायलिन बजाने वालों पर स्टडी की थी। अच्छा। क्या पाया उन्होंने? उन्होंने छात्रों को 3 ग्रुप में बांटा। स्टार्स, जो आगे चलकर वर्ल्ड क्लास सोलो परफॉर्मर बन सकते थे, अच्छे, जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह में बजा सकते थे, और वो जो म्यूजिक टीचर बनने वाले थे। उन्होंने देखा कि सबने लगभग एक ही उम्र में, करीब 5 साल की उम्र में सीखना शुरू किया था। ओके। और शुरू में सब लगभग बराबर ही प्रैक्टिस करते थे, लेकिन असली फर्क 8-9 साल की उम्र के बाद दिखना शुरू हुआ। क्या फर्क? जो स्टार बनने वाले थे, उन्होंने बाकियों से कहीं ज्यादा और ज्यादा सीरियसली प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। एरिक्सन का अनुमान था कि 20 साल की उम्र तक इन टॉप स्टूडेंट्स ने औसतन 10,000 घंटे की प्रैक्टिस पूरी कर ली थी। और बाकी? अच्छे वालों ने करीब 8,000 घंटे, और जो टीचर बनने वाले थे, उन्होंने लगभग 4,000 घंटे। और सबसे मजेदार बात क्या थी? एरिक्सन को अपनी स्टडी में कोई नेचुरल टैलेंट नहीं मिला। मतलब ऐसा कोई नहीं था जो बिना ज्यादा मेहनत किए टॉप पर पहुंच गया हो। अच्छा। और ना ही कोई ग्राइंड मिला। मतलब ऐसा कोई जो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी बिल्कुल नीचे रह गया हो। ऐसा लगा कि एक बेसिक लेवल के टैलेंट के बाद सारा फर्क सिर्फ प्रैक्टिस की क्वालिटी और क्वांटिटी का था। तो मतलब मेहनत ही रंग लाती है। ग्लैडवेल इसके और भी उदाहरण देते हैं, जैसे बीटल्स। हाँ, बीटल्स का उदाहरण तो क्लासिक है। जब वो 1964 में अमेरिका आए तो रातों रात सेंसेशन बन गए, पर सच ये था कि वो पिछले 7 साल से साथ बजा रहे थे, और हैम्बर्ग के क्लबों में। हाँ, वो हैम्बर्ग वाला किस्सा। रात में 8-8 घंटे हफ्ते के 7 दिन परफॉर्म करना पड़ता था उन्हें। एग्जैक्टली। अनुमान है कि अमेरिका आने से पहले उन्होंने करीब 1200 बार लाइव परफॉर्म किया था। वही थे उनके 10,000 घंटे। और बिल गेट्स? उनकी कहानी भी वैसी ही है। 1968 में जब वो स्कूल में ही थे, लेक साइड स्कूल में, उन्हें एक टाइम शेयरिंग कंप्यूटर टर्मिनल का एक्सेस मिला, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। फिर पास की कंपनी और यूनिवर्सिटी में उन्हें रात भर मुफ्त में प्रोग्रामिंग करने का मौका मिला। जब तक उन्होंने हार्वर्ड छोड़ा माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने के लिए, वो 7 साल लगातार पागलों की तरह प्रोग्रामिंग कर चुके थे, यकीनन 10,000 घंटे से ज्यादा। बिल्कुल। तो ये 10,000 घंटे का नियम हमें ये तो दिखाता ही है कि मास्टरी के लिए कितनी मेहनत और कितना समय चाहिए। पर इसकी एक दूसरी परत भी है जो शायद ज्यादा जरूरी है। वो क्या? वो ये कि ये 10,000 घंटे पूरे करने के लिए आपको मौके की जरूरत होती है, अवसर की। सही कहा। मतलब बीटल्स को हैम्बर्ग के क्लब चाहिए थे। हाँ। बिल गेट्स को वो कंप्यूटर और वो मुफ्त का टाइम चाहिए था। एग्जैक्टली। बिना उन मौकों के उनमें चाहे कितना भी टैलेंट या इच्छा होती, वो शायद कभी वो 10,000 घंटे पूरे नहीं कर पाते। तो ये नियम सिर्फ मेहनत की तारीफ नहीं है। नहीं, ये भी दिखाता है कि सही समय पर सही मौका मिलना, सही रिसोर्स मिलना कितना जरूरी है। इसमें किस्मत, माहौल, इन सब का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये तो बात को और गहरा बना देता है। सफलता सिर्फ मैंने किया वाली बात नहीं रह जाती। बिल्कुल। और यहीं से हम ग्लैडवेल के तीसरे बड़े सबक पर आते हैं। ये है इंटेलिजेंस यानी IQ की लिमिट और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में। अच्छा, IQ की लिमिट। हाँ, ग्लैडवेल का तर्क है कि सफल होने के लिए स्मार्ट होना तो ठीक है, पर बस एक हद तक। वो इसे IQ थ्रेशोल्ड कहते हैं। मतलब एक लेवल के बाद, मान लीजिए 120 IQ के आसपास, जो कि एवरेज से काफी ज्यादा है। हाँ, उसके बाद और ज्यादा IQ होने से असल दुनिया की सफलता में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई उदाहरण कैसे समझें इसे? वो बास्केटबॉल प्लेयर की हाइट का उदाहरण देते हैं। प्रोफेशनल बास्केटबॉल खेलने के लिए शायद 6 फीट हाइट जरूरी है। 6 फुट 2 इंच वाला शायद 6 फुट 1 वाले से थोड़ा बेहतर हो। पर क्या 6 फुट 8 वाला हमेशा 6 फुट 6 वाले से बेहतर होता है? नहीं, माइकल जॉर्डन 6 फुट 6 के थे। हाँ, सही बात है। तो जैसे हाइट एक लिमिट के बाद उतनी मैटर नहीं करती, वैसे ही IQ भी बस काफी होना चाहिए। उससे बहुत ज्यादा होना आपको कोई सुपर पावर नहीं देता। उन्होंने नोबेल प्राइज विनर्स पर भी रिसर्च की। ये जरूरी नहीं कि सारे नोबेल लॉरिएट दुनिया के टॉप एलीट कॉलेजों से ही पढ़े हों। कई अच्छे लेकिन कम फेमस कॉलेजों से भी आए थे।
ये फिर इशारा करता है कि एक लेवल के बाद शायद कुछ और चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो वो और चीजें क्या हैं? अगर सुपर हाई आईक्यू गारंटी नहीं है तो फिर क्या है? यहाँ ग्लैडवेल लाते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, जिसे हम आम भाषा में शायद दुनियादारी या समझदारी कह सकते हैं। और इसे समझाने के लिए वो क्रिस्टोफर लैंगन की कहानी बताते हैं। क्रिस्टोफर लैंगन कौन थे ये? लैंगन का आईक्यू 195 से भी ज्यादा था, आइंस्टाइन से भी ज्यादा, शायद दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक। लेकिन उनकी जिंदगी ज्यादातर गुमनामी और मुश्किलों में बीती। कॉलेज पूरा नहीं कर पाए, छोटी मोटी नौकरियां की। क्यों? इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस के बावजूद? क्योंकि उनमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की कमी थी। वो किताबी तौर पर तो बहुत तेज थे, पर दुनिया से डील करना, लोगों से बात मनवाना, सिस्टम में नेविगेट करना, ये सब उन्हें नहीं आता था। अच्छा। कॉलेज में एक छोटी सी प्रॉब्लम आई, उनकी माँ ने कोई फाइनेंशियल एड का फॉर्म नहीं धरा था। वो प्रोफेसर या डीन से बात करके उसे सुलझा नहीं पाए और कॉलेज छोड़ दिया। वो अपनी उस कमाल की इंटेलिजेंस को दुनिया के सामने लाने का रास्ता ही नहीं बना पाए। ओहो। इसकी तुलना ग्लैडवेल करते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर से, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट लीड किया था। हाँ, परमाणु बम वाले। वही, ओपेनहाइमर भी बहुत इंटेलिजेंट थे, पर लैंगन जितने नहीं, पर उनमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस गजब की थी। एक किस्सा है कि कैम्ब्रिज में पढ़ते हुए उन्होंने गुस्से में अपने एक ट्यूटर को जहर देने की कोशिश की। क्या? सच में? फिर क्या हुआ? पकड़े गए, लेकिन अपनी बातचीत की कला, अपने सोशल स्किल्स और शायद अपने परिवार के असर का इस्तेमाल करके वो न सिर्फ सजा से बच गए, बल्कि पढ़ाई भी जारी रखी और आगे जाकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लीड किया। कमाल है। ये दिखाता है कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आईक्यू काफी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि किससे क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है। यही प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। तो ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आती कहाँ से है? क्या ऐसे सीखा जा सकता है? ग्लैडवेल समाजशास्त्री एनेट लारियो की रिसर्च का हवाला देती हैं। ये अक्सर हमारी परवरिश, हमारी फैमिली बैकग्राउंड से आती है। लारियो ने पाया कि मिडिल और अपर मिडिल क्लास परिवार बच्चों की परवरिश कॉन्सर्टिव कल्टीवेशन, यानी एक तरह से सचेत खेती की तरह करते हैं। मतलब वो बच्चों को ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज में डालते हैं, उन्हें बड़ों से सवाल पूछने, अपनी राय रखने, निगोशिएट करने के लिए एनकरेज करते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि स्कूल या डॉक्टर जैसी जगहों पर कैसे बात करनी है, अपना हक कैसे लेना है। अच्छा। जबकि वर्किंग क्लास परिवारों में अक्सर नेचुरल ग्रोथ वाला तरीका होता है। बच्चे ज़्यादा आज़ाद होते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, लेकिन उन्हें अथॉरिटी से डील करने की वैसी ट्रेनिंग या कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। लैंगन की परवरिश ऐसी ही थी, जबकि ओपेनहाइमर की पहले वाली। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एक स्किल है जो माहौल और ट्रेनिंग पर बहुत निर्भर करती है। ये तो वाकई आंखें खोलने वाली बात है। दिमाग के साथ साथ दुनियादारी भी उतनी ही जरूरी है, और वो अक्सर घर से ही मिलती है। चलिए अब चौथी और आखिरी मुख्य सीख पर चलते हैं, सांस्कृतिक विरासतें या कल्चरल लेगेसीज। ग्लैडवेल का तर्क है कि हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों की आदतें, उनके विश्वास, उनका इतिहास, ये सब भी हमारी सफलता को बहुत गहरे और अक्सर अनजाने तरीकों से प्रभावित करते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत पावरफुल आइडिया है। इसका एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण वो एशियाई छात्रों की गणित में कामयाबी को समझाने के लिए देते हैं। इसमें दो बातें हैं। पहली, एशियाई भाषाओं में गिनती का सिस्टम, जैसे चीनी, जापानी, कोरियाई। हाँ, इनमें गिनती बहुत लॉजिकल है। 11 मतलब 10-1, 12 मतलब 10-2, 23 मतलब 2-10-3। इससे बच्चों के लिए नंबर्स को समझना और जोड़ना आसान हो जाता है। जबकि अंग्रेजी में 11, 12 ये थोड़े रैंडम लगते हैं। बिल्कुल, ये छोटा सा फर्क भी सीखने पर असर डाल सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा गहरा असर शायद दूसरी बात का है, जो चावल की खेती से जुड़ी है। चावल की खेती, उसका गणित से क्या कनेक्शन? ये ग्लैडवेल का एक बहुत मजबूत पॉइंट है। वो बताते हैं कि पूर्वी एशिया में पारंपरिक रूप से चावल उगाना गेहूं या मक्का उगाने से कहीं ज्यादा मुश्किल, बारीक और लगातार मेहनत वाला काम है। खेत को एकदम बराबर करना, पानी का सही इंतजाम, एक एक पौधे को सही दूरी पर लगाना, खरपतवार हटाना, इसमें बहुत धैर्य और बारीकी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चावल की खेती में मेहनत और फल के बीच सीधा रिश्ता है। आप जितनी ज्यादा और ध्यान से मेहनत करेंगे, फसल उतनी अच्छी होगी, कोई शॉर्टकट नहीं। तो इसका असर लोगों की सोच पर कैसे पड़ा? इसने एक खास तरह की सोच को बढ़ावा दिया। कड़ी मेहनत का सम्मान,
हार न मानने की आदत यानी परसिस्टेंस, डिटेल्स पर ध्यान देना और किसी काम में लंबे समय तक लगे रहना, ये वैल्यूज पीढ़ियों तक चलती रहीं। एक चीनी कहावत भी है कि जो साल में 360 दिन सूरज उगने से पहले उठता है वो अपने परिवार को अमीर जरूर बनाता है। कड़ी मेहनत का कल्चर, पर इसका गणित से क्या लेना देना? ग्लैडवेल कहते हैं कि गणित में अच्छा होने के लिए भी यही गुण चाहिए, खासकर हार न मानने की आदत, दृढ़ता। गणित के मुश्किल सवाल हल करने के लिए आपको लंबे समय तक जूझना पड़ता है। हाँ, ये तो है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया जहां अमेरिकी और एशियाई छात्रों को एक मुश्किल पहेली दी गई। अमेरिकी छात्र कुछ मिनटों में ही हार मान लेते थे, जबकि एशियाई छात्र काफी देर तक, कुछ तो 20-22 मिनट तक भी लगे रहते थे। अरे वाह! ये वही लगे रहने की आदत है जो शायद हजारों साल की चावल की खेती की विरासत से आई है। ये सांस्कृतिक विरासत अनजाने में ही उन्हें गणित जैसे विषय में एक एज दे देती है। कमाल है ये सोचना कि हजारों साल पुरानी खेती आज क्लासरूम में गणित के नंबरों पर असर डाल सकती है। ये वाकई दिखाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी होती हैं। बिल्कुल। तो इन चारों पॉइंट्स, मैथ्यू प्रभाव, 10,000 घंटे, IQ और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और सांस्कृतिक विरासतें, इन सब के जरिए आउटलायर्स का जो मेन मैसेज है वो यही है कि असाधारण सफलता कभी भी सिर्फ एक अकेले इंसान की कहानी नहीं होती। ये हमेशा उस इंसान और उसके माहौल, उसे मिले मौकों, उसकी सांस्कृतिक जड़ों और हाँ, थोड़ी किस्मत का भी नतीजा होती है। सही कहा। जिन्हें हम आउटलायर्स कहते हैं वो असल में अपने समाज, अपने इतिहास, अपने मौकों के प्रोडक्ट होते हैं। वो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ हो सकते हैं, पर वो जंगल के बिना ऊंचे नहीं हो सकते थे। ये किताब हमें सफलता को ज्यादा ईमानदारी से देखने को कहती है। बिल्कुल, ये हमें सिर्फ हीरो वर्शिप से आगे बढ़कर उन सारे फैक्टर्स को समझने की चुनौती देती है जिन्होंने उस हीरो को बनाया, और ये हमें अपनी जिंदगी और अपने आसपास की दुनिया को भी एक नई नज़र से देखने का मौका देती है। इस बातचीत के बाद शायद हम सब ये सोच सकते हैं, हमारी अपनी कहानियों में वो कौन से अनदेखे फायदे, कौन सी विरासतें या कौन से लकी ब्रेक्स रहे हैं जिन्होंने हमारी मदद की। हाँ, ये सोचना जरूरी है। क्या कोई खास टीचर था, कोई अनएक्सपेक्टेड मौका या परिवार से मिली कोई सीख? और इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सफलता इतनी ज्यादा बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, तो क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो सिर्फ कुछ खुशकिस्मत लोगों के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मौके पैदा करे? ये बहुत अहम सवाल है। व्यक्तिगत कामयाबी का जश्न मनाना जरूरी है, पर क्या हम उन सिस्टम्स, उन मौकों पर भी ध्यान दे सकते हैं जो इसे मुमकिन बनाते हैं? जैसा ग्लैडवेल याद दिलाते हैं, ये पूछना काफी नहीं कि सफल लोग कैसे होते हैं, हमें ये पूछना होगा कि वे कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं वहीं से। बिल्कुल, यही शायद इस किताब का सबसे गहरा सवाल है। ये थी आज की चर्चा। हालांकि ये चर्चा किताब के पूरे पाठ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन ये उसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे और भी बहुत कुछ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली किस किताब पर चर्चा करना चाहेंगे।